नरमी हम इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमारे लिए फेवरेबल हो वहाँ पे नरमी कर लो, और जहाँ पे हमारे लिए फेवरेबल ना हो उसको भूल जाओ। पॉइंट पे ये समझा कि हम अपने माँ और बाप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, या अगर हमने उनको बताई अपनी ये बात, या हमारे साथ कोई ज़्यादती कर गया है एंड लिटरली फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ उन लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ हो गया है, वो इस डर से नहीं अपने माँ बाप को बता रहे कि हमारे माँ बाप ने हमें कहना है कि तुम्हारी गलती है, तुमने ही कुछ किया होगा जो अगला बंदा तुम्हारे ऊपर इस तरह से चढ़ाई कर गया। समटाइम्स स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन होते हैं जिनको फिजिकल टच नहीं पसंद होता है, आप ऐसे बच्चे को गले लगाओगे तो वो और ज़्यादा ट्रिगर होगा। समटाइम्स नॉर्मल हेल्थी बच्चों को भी फिजिकल टच नहीं पसंद होता है, आप मिजाज होते हैं लोगों के, राइट। रात को मुझे ख्याल आया, मैंने कहा वो तो मुझसे बात कर रहा था, आवाज़ तो जब मैंने सुनी मैं पहले मुड़ी, वो बाद में मेरे मुड़ा, तो उसने कैसे देख लिया कि बच्चे को मारा है कि नहीं मारा। हर जंग लड़ने की नहीं होती है, हर वक्त हर जंग के लिए तैयार मत हो जाया करो। कुछ जंगें नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है। फॉर एग्जाम्पल रात को ब्रश करके सोना, इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ फैमिली जहाँ पे रात को ब्रश करके सोना इज़ एन अल्टीमेट मस्ट, इसके बगैर तो आप सो ही नहीं सकते हो। रोएगा धोएगा बच्चा, या बच्चे को खुद से ब्रश कराओगे, या वो जो 5 मिनट टॉर्चर के हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे के, वो एक रूटीन है, उस रूटीन को तुमने रखना जब तक कि वो बच्चा थोड़ा सा अडल्ट नहीं हो जाता और वो खुद से करने नहीं लग जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम समरी करेंगे इस पेरेंटिंग बुक की जिसका नाम है पनिशमेंट फ्री पेरेंटिंग, द ब्रेन बेस्ड वे टू रेज किड्स विदाउट रेजिंग योर वॉइस, बाय जॉन फुगेल, creator of Whole Parent. Say, a side note, I get all these books from the library. You will always see that the library books have these numbers on it. So alhamdulillah for libraries around the world. Allah ka crore shukr hai. Punishment is such a heavy word in our parenting, because we've always, our schooling system is based on punishment and reward system, and everything is based on punishment. We will punish you for not acting the way specifically that you were supposed to act, that you knew कि तुम्हें इस तरह से करना चाहिए, right? So इस किताब की कोर फिलॉसफी क्या है? इस किताब की कोर फिलॉसफी ये है कि punishment is not necessary for raising well-behaved, emotionally healthy children. और traditional based punishment या parenting punishment और पेरेंटिंग जो है वो हैंड इन हैंड जाती थी आज से कुछ अर्सा पहले। एंड आई हैव टू से दिस एज अ साइड नोट, लाइक कलोनियलिज्म ने हमें कलोनियलिज्म जहाँ पे भी थी, चाहे वो एशिया में थी, चाहे वो अफ्रीका में थी, चाहे वो साउथ अमेरिका में थी, एक चीज़ जो कलोनियलिज्म ने सिखाई वो क्या है? जो बात नहीं मानता उसको पीटो, जो बात नहीं सुनता उस पर चीखो चलाओ, उसको पीटो, फोर्स इस्तेमाल करो, फोर्स इस्तेमाल करके कमज़ोर को डरा लो, धमका लो, और कमज़ोर जो है वो सुन भी लेगा। और हम सबको ये पता है हमारी मुस्लिम उम्मा इस वक्त एक बहुत बुरे फेज़, हिस्टोरिकल फेज़ से गुज़र रही है जहाँ पे हम डरे हुए सहमे हुए रह के अपनी ही पहचान खो चुके हुए हैं। एंड इट कम्स अगेन फ्रॉम दिस होल माइंडसेट के पनिश करना। एंड स्पिरिचुअल बाईपासिंग ये है कि इससे पहले कि हम अपनी ज़ात पे सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हुए अपनी कमियों खामियों पे काम करें, हम फ़ौरन से पहले गुनाह सवाब में पड़ जाते हैं। ये गुनाह है, ये सवाब है, ये गुनाह है, ये सवाब है, अल्लाह पनिश करेगा, अल्लाह जहन्नुम में भेज देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो आग बनाई है, तुम्हारे लिए बनाई, और तुम्हारे लिए बनाई, और तुम्हारे लिए बनाई, और तुमने ये ना किया तो तुमने भुनना है जहन्नुम में, और तुमने भुनना है कब्र में। और मतलब इट्स जस्ट दैट माइंडसेट, इट्स जस्ट दैट माइंडसेट, राइट। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद पनिशमेंट? यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यह है कि पनिशमेंट किसी भी इंसान को, स्पेशली बच्चों को, सिखाती कि क्या नहीं करना इंस्टेड ऑफ के क्या करना चाहिए। आपने देखा है कि कभी छोटे बच्चों की बात करते हैं, जब छोटे बच्चे से कोई चीज़ गिर जाती है, स्पिल हो जाता है, या क्लास में कोई उनसे ऐसी हरकत हो जाती है जो उनके नेचुरल है, उनकी ब्रेन बिहेवियर और उनकी उम्र के लिहाज से, उनके इनएक्सपीरियंस के लिहाज से नेचुरल है, चाहे आपने उनको 10 दफ़ा भी कहा हुआ है, उनको नहीं याद रहेगा, क्योंकि उनका इमोशनल ओवर पावर हो जाता है उनके लॉजिकल पे, बिकॉज उनकी ब्रेन डेवलपमेंट का ये हिस्सा है। तो हम क्या करते हैं? पनिश करेंगे, तुमसे ये हो गया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अगर हम इसको रिवर्स करके हमें ये कहें कि तुमसे ये हो गया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग टू क्रिएट एम्पैथी फॉर यू। अगेन, एम्पैथी ऐसे नहीं क्रिएट होती, कंपैशन ऐसे नहीं क्रिएट होता। अगर मैं ख़ुद अपने मिजाज में सख्त हूँ और मेरे अंदर सख्ती, और मेरे एक्सपीरियंसेस ने मुझे सिर्फ सख्ती ही सिखाई, और किसी ने मेरे साथ कभी नरमी नहीं की थी, या मुझे ब्रेक नहीं मिला था नरमी के साथ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी और को नरमी दिखाना।
राइट अगर सख्ती वाला ही माहौल रहा मेरा पूरा बचपन, मेरी स्कूलिंग, मेरे साथ जो पेरेंटिंग हुई, और फिर उसके बाद एज अ पेरेंट मुझे अब मेरे बच्चे हो गए हैं, अब हाँ थोड़ी देर के लिए प्यार बड़ा आता है कि बड़े मासूम है, बड़े छोटे से प्यारे से क्यूट से हैं, लेकिन जब वो कोई ऐसी हरकत करते हैं जो मेरे मिजाज के और मेरी सख्ती के ख़िलाफ़ जाए, तो मुझसे नरमी से क्या मैं पेश आ सकती हूँ? सेल्फ़ रिफ्लेक्शन नहीं है, सेल्फ़ रेगुलेशन नहीं है, इमोशनल चेंज, इमोशनल रेंज के बारे में नहीं पता, बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता, ब्रेन की डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में नहीं पता, तो मैं नरमी कर सकती हूँ? हम कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्रहीम है, रहमान, और अल्लाह को नरमी पसंद है। नरमी हम इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमारे लिए फेवरेबल हो वहाँ पे नरमी कर लो, और जहाँ पे हमारे लिए फेवरेबल ना हो उसको भूल जाओ। So we have to really think about this concept of नरमी। पनिशमेंट फियर क्रिएट करती है। आप सोल्यूशन नहीं बताते हो बच्चे को कि क्या एक्चुअली में करना चाहिए, आप ये बताते हो कि तुमसे ये हो गया इसलिए अब तुम्हें पनिश किया जाएगा। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि बजाय इसके कि कोई शख्स नॉर्मली सोच के, सेल्फ रेगुलेटेडली सोच के अगला स्टेप उठा सके बगैर सांस रोके, थामे कि उफ अगर गलती हो गई तो मारे जाएंगे या मर जाएंगे या फौतगी ही हो जाएगी, तो ब्रेन जो है वो ट्रिगर्ड ही रहता है, उसको एंग्शियस माइंडसेट से निकल के आराम से काम तरीके से कोई काम करना ही नहीं आता है। CALM तरीके से कोई काफ अलिफ का मीम साकिन करना ही नहीं आता, ये कह रही हूँ। बच्चे आपकी बात कॉन्सिक्वेंसेस के फियर पे मानेंगे। यूजुअली क्या होता है स्कूल के उसके टीचर्स जब रिपोर्ट देते हैं तो टीचर्स क्या कहते हैं, आपकी बच्ची तो इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी, इतनी ओबीडियंट, फलाना ढमकाना, ये वो, और आप आगे कहते हैं ये बच्चा इतना ओबीडियंट है। घर पे वो आप पनिशमेंट दे रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, मार रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, उसका डर खौफ खतर आपसे ख़त्म हो चुका हो, तुम जो मर्जी करो, मैंने वो करना जो मैंने करना है। टीचर स्कूल में बेसिस ऑफ पनिशमेंट, बेसिस ऑफ शेम, बेसिस ऑफ एंग्जाइटी, बेसिस ऑफ गेटिंग अ बैड रिपोर्ट कार्ड, और फिर घर पे आके जो डबल वामी पिटाई होनी है, उससे बचने के लिए यू जस्ट लाइक अडेयर to okay, I need to, it is not I'm learning discipline and discipline is good for life। प्रॉब्लम ये है कि जब हम डिसिप्लिन सिखाते हैं तो उसको थ्रू द वे ऑफ पनिशमेंट सिखाते हैं, उसको थ्रू द वे ऑफ सुनना, या उसका थ्रू द वे ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, या उसका थ्रू द वे ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं सिखाते हैं। ये ऐसे करना था और नहीं किया तो ठा 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 ठा, ये ऐसे ही करना था ताकि तुम आइंदा ज़िंदगी में तुम्हारी नमाज़ों के औकात, तुम्हारा अपने नफ्स पे काबू पाना, तुम्हारा अपनी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त में अपने आप को संभाल के फोकस करके चलना, या तुम्हारा किसी मुश्किल वक्त में बजाय इसके कि तुम अपनी हिम्मत हार जाओ, तुम इमोशनल स्टेबिलिटी तुम्हारे अंदर पैदा हो। इस वजह से ये चीज़ें आज करना ज़रूरी हैं। इस तरह की तो कॉन्वर्जेशंस ही नहीं होती हमारे में, ठीक हो गया? तो ये करना ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट ऑफ कोर्स एग्रेशन को मॉडल करती है कि मतलब ज़ोर है तो ज़ोर दिखाओ, ठीक है? हर चीज़ जंग थोड़ी है। लाइक एवरीथिंग इज़ फ्रॉम जस्ट अ जंग परस्पेक्टिव, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम अ हाकिम परस्पेक्टिव, एंड इफ़ यू आर अ हाकिम then why aren't you a kind हाकिम? why are you like a suffering हाकिम जो अब खुद भी सफ़र कर रहा है और अगले को भी सफ़र करा रहा है? Punished children are more likely to hide mistakes than rather than be honest. It teaches children that power of force determines right and wrong. कितनी ही दफ़ा मैंने कोचिंग सेशंस में ऐसे यंग लड़के लड़कियों से बात की है और उनकी स्टोरी सुनी है, और मुझे शिद्दत से दुख हुआ है कि उन्होंने जिस पॉइंट पे ये समझा कि हम अपने माँ और बाप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, या अगर हमने उनको बताई अपनी ये बात, या हमारे साथ कोई ज़्यादती कर गया है, एंड लिटरली फिज़िकल अब्यूज़, सेक्शुअल अब्यूज़ उन लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ हो गया है, वो इस डर से नहीं अपने माँ बाप को बता रहे कि हमारे माँ बाप ने हमें कहना है कि तुम्हारी गलती है, तुमने ही कुछ किया होगा जो अगला बंदा तुम्हारे ऊपर इस तरह से चढ़ाई कर गया। या हमारा बाहर जाना, या हमारा स्कूल जाना, या हमारे कॉलेज जाना, या हमारा कम्युनिटी में हमारे घर से चार दीवारी से बाहर जो हमें थोड़ी देर का फरार मिलता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जी हमारा कसूर समझा जाएगा। और उस पनिशमेंट, उस डर से जो एक्चुअल अब्यूज़ हो रहा है वो बच्चा अपने पेरेंट को बताता ही नहीं है। एज पेरेंट्स हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करना था, हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करना था। अल्लाह ने हमें अमाना दिया है ये बच्चा या ये बच्चे। एज एन अडल्ट it was our responsibility to protect them rather than keep punishing them to the point कि वो खुद अपनी ज़िंदगी में अपने आप को पनिश करने लगे।
अनडाउटेडली आप और मैं, हम ऐसे अडल्ट हैं जो अपने आप को खुद पनिश करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वी आर इन टू दैट मेंटालिटी ऑफ तुमसे ये गलती हुई क्यों, तुम्हारा ही कसूर होगा. सेल्फ शेम, सेल्फ एग्रेशन and punishing ourselves. सेल्फ अबैंडनमेंट एक इशू है हम सब में, कि हम अपने ही हक के लिए अपनी ही बात करते वक्त खुद अपने आप को 10 दफ़ा गैसलाइट करते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही अपने लिए जो मांग रहा हूँ शायद ये मेरा राइट नहीं है, शायद मुझे सब्र कर जाना चाहिए, शायद अल्लाह जो है वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा. एवरी रिलेशनशिप जो हम अपने पेरेंट्स के बाद अपनी ज़िंदगी में लेके चलते हैं, स्पेशली स्पाउसेस का, it reflects on how we are in our thinking and how our relationship was with our parents. And sometimes, yes, side note मुझे ये बता देना चाहिए कि sometimes parents are awesome, amazing. ऐसा नहीं है कि हर parent ही कोई ख़राब parent होता है. And sometimes parents have problems, लेकिन they overcome those problems. Some parents are like me. मुझे शुरू से parenting नहीं आती थी. मेरी parenting के शुरू के 10 साल बहुत एग्जॉस्टिंग थे. आई हैव डन डैमेज टू माई चिल्ड्रन. मेरी अपनी एंग्जाइटीज़ की वजह से, मेरी अपनी पनिशमेंट माइंडसेट की वजह से, मेरे अपने चीखने चलाने की वजह से आई डिड डैमेज टू माई ओन चिल्ड्रंस नर्वस सिस्टम. मैं एडमिट करती हूँ इस बात को, बट आई अंडरस्टूड वंस आई स्टार्टेड लर्निंग. मैंने उसको रिपेयर करना शुरू किया. रिपेयर हर रिश्ते में हो सकता है जब तक कि आप खालिस नीयत हैं. जहाँ अगले की नीयत नहीं है खालिस और उसने अपने ऊपर काम नहीं किया, और ये दो अडल्ट की बात हो रही है, या बच्चे और चाइल्ड की बात नहीं हो रही. पेरेंट, जब तक पेरेंट और चाइल्ड अडल्ट नहीं हुआ था तब तक सारी जिम्मेदारी पेरेंट की है. लेकिन जब चाइल्ड भी अडल्ट हो गया, वो 30s में है, 40s में है, 50s में, और आप पेरेंट हो और आप रिपेयर करने की कोशिश करो और वो एज एन अडल्ट रिपेयर करने की इस्तात में नहीं है या माइंडसेट में नहीं है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी उस पर आधी आप. जो आप अपने करने का काम कर सकते हो, फिर आप किसी को मना नहीं सकते हो अनलेस अनटिल वो खुद मानना ना चाहें. राइट. तो अब फिर उसके बाद वो आते हैं कि फाउंडेशन क्या है. फाउंडेशन ये है कि कनेक्शन बिफोर करेक्शन. ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिसमें मैं लड़कों के बारे में बात कर रही थी कि बॉयज़ आर नॉट डेफिशिएंट, और किसी भी रिलेशनशिप में आपका लड़का हो या लड़की हो, आपका सबसे पहले करने का काम क्या है कि आप उसके साथ कनेक्शन को बेहतर करो. हैव योर कनेक्शंस, work on the connections, right? Work on connecting with your child, understanding the child behavior. वो उसको भूख लगी है, या वो जब छोटे बच्चों के साथ, यूजुअली छोटे टॉडलर्स के साथ, यू हैव टू अंडरस्टैंड यार इसको भूख लगी है, ये थक गया है, और माओं को पता होता है, कसम से माओं को पता होता है. यूजुअली व्हेन दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन 24/7, छोटे बच्चों की माएँ जब उनके साथ कॉन्स्टेंटली रह रही होती हैं, उनको पता होता है कि इसको ये भूख लगने वाला रोना है, ये एंग्जाइटी वाला रोना है, ये नींद आने वाला रोना है, ये फोमो का रोना है, ये कौन सा वाला रोना है. उसको माँ को पता चल रहा होता है ये मेरे बच्चे का रोना कौन सा रोना है. फिर feeling disconnected. Sometimes a child feels disconnected. मैं आपको बहुत हम्बली ये हकीकत आपको बताना चाहूँगी, स्पेशली मदर्स जो अपने आप को मतलब कोसती रहती हैं. Sometimes you do everything right and your child can still feel triggered and they can still feel disconnected. ये उनकी बायोलॉजी है, आपका कसूर नहीं है. हर वक्त आप ही का कसूर नहीं हो सकता, खुदा का वास्ता है. कभी कभी चाइल्ड बायोलॉजी इज़ वर्किंग अगेंस्ट एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योर चाइल्ड. आप अपने बच्चे को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा चीख चिल्ला रहा है, आप बच्चे को गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा आपको चपाटे मार रहा है, आप बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रेस्ट कर ले, बच्चा कह रहा है मैंने सो गए ही नहीं देना, जो मर्जी कर लो. आप बच्चे को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा जो है इधर उधर स्पून्स मार रहा है. द चाइल्ड इज़ डिसरेगुलेटेड. एट दैट टाइम वट एवर यू आर फोर्सिंग that the child इसी तरह से calm down हो जाए. Sometimes the best solution is just sit with the child, just sit next to the child. अगर वो आपको hug करने से मना कर रहा है, sometimes special needs children होते हैं जिनको physical touch नहीं पसंद होता है. आप ऐसे बच्चे को गले लगाओगे तो वो और ज़्यादा trigger होगा. Sometimes normal healthy बच्चों को भी physical touch नहीं पसंद होता है. आप मिजाज होते हैं लोगों के, right? So you have to understand. Overwhelm, again, बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो ओवरवेल्म हो गया, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर ली हैं तो बच्चे ओवरवेल्म हो गए. बच्चे की एक एनर्जी की कैपेसिटी होती है, एक लिमिटेशन होती है उनकी, उनको खुद नहीं पता होता कि उनकी लिमिटेशन क्या है, लेकिन वो थक जाते हैं, वो घबरा जाते हैं. और कुछ उनके डेवलपमेंटल नॉर्मल इम्पल्सेस होते हैं. ये सारे अंदर चाइल्ड बिहेवियर की चीज़ें समझिए कि मतलब फॉर एग्जांपल 2 साल का बच्चा है, अब उसका ना सेल्फ कंट्रोल बहुत कम है. वो एक बार एक चीज़ गिरा रहा है और खुश हो रहा है, बार एक चीज़ गिरा और बार उसे कह रहे हो इसको हाथ नहीं लगाना, इसको हाथ नहीं लगाना, पनिश करना, हाथ पे थप्पड़ मारूंगी, हाथ पे थप्पड़ मारूंगी, राइट.
मार भी लो, चलो तुम्हें लगता है कि थप्पड़ मारने से वो बाज आ जाएगा, तुमने 10 चपेड़े भी लगा ली हैं उसको, वो नहीं बाज आ रहा है, इसका मतलब है चपेड़े काम नहीं कर रही हैं, दैट पनिशमेंट इज नॉट वर्किंग. सो ओके फाइन, कनेक्ट विद द चाइल्ड, मे बी take the child away from that room, maybe give some other toy to the child, maybe involve the child in some other activity. I don't know what you can do, but you can do something else than chapede lagana to the child. That is my humble thing. ठीक हो गया. And sometimes और again बहुत humbly, ये वो माँ कर सकती है, ये वो बाप कर सकता है जिसको सेल्फ रेगुलेशन आती है, जिसको अपने आप को अपने नफ्स पे काबू पाना आता है, जिसको ये नहीं लगता कि बाकी सारी चीज़ों पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है, इस बच्चे पे मेरा कंट्रोल है, तो मैं बाकी सारे ख़र्चों के, बिलों के, अपनी सास ससुर की लड़ाई के, अपनी हस्बैंड की लड़ाई के, बीवी की लड़ाई के, अपनी बहन भाइयों की लड़ाई के, मोहल्ले वालों की लड़ाई के, जंग के, जो मर्ज़ी मतलब के हालात हैं, गैस की प्राइसेस का सारा गुस्सा जो मेरे अंदर पक रहा है, जो एंग्जाइटी मेरे अंदर पक रही है, वो आपको पता भी नहीं चले और आप उस बच्चे को चपेड़ा लगाने में वो सारा कुछ इकट्ठा ही निकाल दें. अस्तग़फ़िरुल्लाह. मैंने एक अभी रिसेंटली मैंने एक सीन देखा था एंड हम किसी जगह पे थे, टूरिस्ट थे हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, और वो उस जगह के बारे में हमारा गाइड हमें बता रहा था और अचानक से आवाज़ आती है जैसे कि विप्लैश की आवाज़ आती है. विप्लैश का मतलब जैसे आप जब बेल्ट से या हंटर से किसी को मारते हो. और मैंने फ़ौरन यूँ पीछे मुड़ के पीछे देखा और 3 साल का बच्चा था और उसका बाप अपनी बेल्ट वापस पहन रहा था और उसकी माँ उस बच्चे के पास खड़ी थी और उस बच्चे का रंग नहीं था उसके चेहरे पे. और इस बच्चे ने ना अपना, जैसे मैं अभी जब्त करने की कोशिश कर रही हूँ, वो बच्चा सांस रोक के जब्त करके खड़ा था. मुझे समझ नहीं आई कि उसने उसको मारा है, इतनी ज़ोर से मारा है, वो बच्चा जब्त करके खड़ा कैसे है, क्योंकि हम सबको आवाज़ आई है, सबने देखा है उस तरफ, और बच्चा बस साकित खड़ा है, सांस रोक के खड़ा है. 3 साल का बच्चा था. कुछ मिनट गुजरे तो थोड़ा सा हम आगे आए. अब मैं भी बिल्कुल मतलब परेशान और आमिर भी, और वो गाइड जो है वो अपनी बात की मैंने उस गाइड को रोके कहा, मैंने कहा इसने मारा है अपने बच्चे को? तो मुझे कहता है, क्योंकि वहाँ की ज़ुबान मुख्तलिफ थी, मैंने इंग्लिश में पूछा, मैंने कहा इसने अपने बच्चे को मारा है? तो मुझे कहता है यहाँ पे बच्चों को मारते हैं. ठीक हो गया. थोड़ी आगे जाके मुझे कहता है उसने अपने बच्चे को मारा नहीं है, मैंने देख लिया था, उसने दीवार के साथ बेल्ट ज़ोर से मारी है उसे डराने के लिए. मेरी सांस में सांस आ गई और फिर मुझे रोना आया, फिर मैं रो पड़ी. ऐसे नहीं भैं भैं करके नहीं, जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन में मैं हल्का सा मतलब रोना निकला मेरा. फिर मुझे ऐसे लगा जैसे कि एक शॉक से जब आप निकल के आप रोते हो, वैसे मुझे फील हुआ कि ठीक है उसने डराया. और मैंने फटाफट ये बात मान ली, क्योंकि मेरा दिमाग ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उस बच्चे को मार पड़ी है. मैं चाहती थी कि ये झूठ हो. तो जैसे ही मुझे उस गाइड ने कहा नहीं उसने मारा नहीं है, उसने दीवार के साथ बेल्ट मारी है, मैंने देख लिया था, उसको उसने डराया है, मैंने मान ली ये बात. मैंने ये बात मान ली क्योंकि मेरे लिए ये ज़्यादा ईजी था प्रोसेस करना कि बच्चे को डराया, बच्चे को मारा नहीं है, बच्चे को मारा नहीं है उसने बच्चे को. रात को मुझे ख्याल आया, मैंने कहा वो तो मुझसे बात कर रहा था, आवाज़ तो जब मैंने सुनी मैं पहले मुड़ी हूँ, वो बाद में मेरे मुड़ा, तो उसने कैसे देख लिया कि बच्चे को मारा है कि नहीं मारा. उसने मुझे काम डाउन करने के लिए बोला है. रिगार्डलेस दैट वाज नॉट द पॉइंट. और ये सारा किस्सा बताने का पॉइंट भी ये नहीं है कि बच्चे को मारा था कि नहीं मारा था. बताने का मकसद ये है कि जब हमें अर्रहमान अर्रहीम का पता है तो अल्लाह से मांगे, या अल्लाह हमें रहम करना भी सिखा दे, अपने ऊपर भी और मासूम बच्चों पर भी और जानवरों पर भी.
हम एज अ मुस्लिम उम्मा, आई स्वेयर टू गॉड, एज अ मुस्लिम उम्मा हम इस बात में प्राइड करते हैं कि हम रहमतुल आलमीन की उम्मा हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मा हैं। हमें रहम करना नहीं आता। खैर, कमिंग बैक टू क्रिएटिंग अ कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट, ओके फाइन, पनिशमेंट नहीं करना हमने, हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के चाइल्ड बिहेवियर्स क्यों होते हैं ये भी समझ आ गई। अब हम इस बात पे बात करते हैं कि क्रिएटिंग कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट, फिर हम किस तरह से वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें हमारे बच्चे हमारे साथ या हम अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट कर सकें। नंबर 1, रूटीन और स्ट्रक्चर होना चाहिए। कई सालों से मैं वीडियोज़ बना रही हूँ पेरेंटिंग पे, और कई सालों से मैं ये बात कर रही हूँ कि खुदारा एक रूटीन, एक स्ट्रक्चर बच्चे के लिए बड़ा ज़रूरी है। बच्चों को रूटीन्स और स्ट्रक्चर्स के बगैर समझ में नहीं आती है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है, बस मैंने कह दिया ये करो, ठीक है, जिस वक्त मैंने कहा ऐसे कर लो। परमिसिव पेरेंटिंग है, जो मर्ज़ी करो जब मर्ज़ी करो, इट इज़ ओके, और फिर बाद में ख़ुद भी तंग और बच्चे को भी तंग करो। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है कि रूटीन और स्ट्रक्चर रखो, बाउंड्री रखो। बच्चे का काम है रोना धोना, बाउंड्री पुश करना, बदतमीज़ी करना, ये उसका काम है, उसका फेल है, उसने करना है। दैट इज़ अ नेचुरल, एक बच्चा है ना, उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, आप बच्चा पैदा करो ना, बच्चे का नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि वो रोएगा धोएगा, जिद करेगा, बाउंड्री पुश करेगा, लिमिटेशंस को टेस्ट करेगा। ये उसका करने का काम है। हमारा करने का काम है कि हम उसे रूटीन दें, हम उसे स्ट्रक्चर दें, हम उसे उसके बिहेवियर पैटर्न्स को क्यूरियोसिटी से देखें और उनको समझने की कोशिश करें। मेंटल इमोशनल हेल्थ की डेवलपमेंट की स्टेजेस को जानें, ये हमारा करने का काम है। सो रूटीन्स एंड स्ट्रक्चर्स नंबर 1। नंबर 2, उनको अप्रोप्रिएट चॉइस दें। अगर आपने घर में, और माओं का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मैंने अगर एक चीज़ पकाई है तो मैंने उसको वही चीज़ खिलानी है, और मैं उसको फिर दूसरी तीसरी चीज़ दे के उसको ख़राब नहीं करना चाहती, या मैं पहले देती थी और अब मेरे लिए बहुत टायरिंग हो गया, मेरे ज़्यादा बच्चे हो गए, या मैं बीमार रहने लगी हूँ, या मेरे एजिंग अडल्ट मेरे सास ससुर हैं, मुझे उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। मतलब 100 मसाइल हैं, हर घर में हैं मसाइल, ठीक। तो मैं अब इस तरह से अपने बच्चे को केटर नहीं कर सकती। मेरे बच्चे को हर वक्त चॉइस चाहिए, मैं हर वक्त चॉइस नहीं दे सकती। या मेरे बच्चे को बाहर से खाना, और हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि हम हर वक्त बाहर से खिला सकें। ओके, देन व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट चॉइस? द अप्रोप्रिएट चॉइसेस कैन लुक लाइक, आई हैव दीज 2 थिंग्स एंड ओनली दीज 2 थिंग्स, यू कैन चूज़ वन। अगर बच्चा बोले मुझे दोनों नहीं खानी, तो खुदारा बच्चे को बोलें जब भूख लगेगी तो बता देना एंड खा लेना, अदरवाइज यू आर ओके। ड्रिंक योर वाटर, ड्रिंक योर मिल्क, एंड दैट्स फाइन। एंड इफ़ यू फाइंड द चाइल्ड कि वो आपकी पीठ पीछे कबर्ड में जाके स्नैक्स स्मगल कर करके खा रहा है, तो मुस्कुराओ, हंसो, बोलो भूख लगी थी, चलो ये खा लो, कोई बात नहीं, या अब खाना खाना है, यू नो भूख लगती है। इट्स ओके दैट यू डिडंट, तुमने जिद की कि तुमने कुछ भी नहीं खाना, but this is not appropriate. Do not have snacks in a reachable place. Hide the snacks then. You need natural consequences. Punishment से different होते हैं, ये समझाना चाह रही हूँ। Punishment है तुम आज भूखे सो गए और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें खाने के लिए, दफ़ा हो जाओ, सो जाओ, भूखे पेट सो, ताकि तुम्हें पता चले कि दुनिया में कितने बच्चे भूख से मर रहे हैं। बात सही है, तरीका चेंज करो। Consequences natural ये है कि बेटा यही 2 चीज़ें हैं, खा लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खाओगे तो क्रैंकी रहोगे, मुश्किल में रहोगे, 2 नवाले ही खा लो ताकि रात को आराम से सो सको। फिर भी बच्चा जिद करता है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, सो यू आर अलाउड टू गो टू बेड, इट्स कम्प्लीटली ओके। करके देखो। हम ना जल्दी डर जाते हैं, हमें जल्दी गुस्सा आ जाता है, हमें जल्दी ये होता है कि यार ये मेरे साथ बदतमीज़ी क्यों कर रहा है। ओके, यूज़ क्लियर एंड calm इंस्ट्रक्शंस, अवॉइड नागिंग, लेक्चरिंग और येलिंग। एक खातून थी, एक दफ़ा मुझे याद है अर्ली कोचिंग ईयर्स में, मेरी 4 साल की बेटी है और मैं उसको घंटा घंटा समझाती रहती हूँ और उसे फिर भी मेरी समझ में नहीं आती। यार आपकी गलती ये है कि आप उसे घंटा समझा रहे हो। 4 साल का बच्चा आपको 2 मिनट के बाद प्रोसेस करना छोड़ देता है आपका बच्चा आपको प्रोसेस करना। बहुत लंबी कॉन्वर्जेशंस बच्चे को नहीं समझ में आती हैं। बच्चे को स्टोरी स्टाइल समझ में आता है, बच्चे को प्ले के दौरान, एक्टिविटीज़ के दौरान कोई चीज़ समझा सकते हो, या बच्चों को क्लियर इंस्ट्रक्शन हो, दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। खलास, बच्चा उसके बाद आपके साथ जिरा करेगा, बहस करेगा, आपको उससे डर लग रहा है तो फिर इस चीज़ को एड्रेस करो कि मुझे उसके जिरा बहस करने से कोफ्त होती है। फिर ये मत कहो कि उसे मेरी समझ नहीं आ रही, उसे बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है, वो अपनी बाउंड्री पुश कर रही है या कर रहा है। रिड्यूस पावर स्ट्रगल्स एंड पिक बैटल्स वाइजली, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ, अपने कपल्स थेरेपी में भी कहती हूँ, अपने पेरेंटिंग थेरेपी में भी कहती हूँ, अपनी सेल्फ अवेयरनेस थेरेपी में भी कहती हूँ कि खुदा का वास्ता हर जंग लड़ने की नहीं होती है। हर जंग लड़ने की नहीं होती है। हर वक्त हर जंग के लिए तैयार मत हो जाया करो। कुछ जंगें नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, फॉर एग्जांपल रात को ब्रश करके सोना,
इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ फैमिली जहाँ पे रात को ब्रश करके सोना इज़ एन अल्टीमेट मस्ट, इसके बगैर तो आप सो ही नहीं सकते हो। रोएगा धोएगा बच्चा, या बच्चे को खुद से ब्रश कराओगे, या वो जो 5 मिनट टॉर्चर के हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे के, वो एक रूटीन है, उस रूटीन को तुमने रखना जब तक कि वो बच्चा थोड़ा सा अडल्ट नहीं हो जाता और वो खुद से करने नहीं लग जाता। और अगर तुम्हें लगता है कि यार एक दिन छोड़ के एक दिन भी ब्रश करा लूँगी तो इट्स कम्प्लीटली ओके, तो ठीक है, दैट्स नॉट अ हिल दैट यू वांट टू डाई ऑन। दैट्स अ मुहावरा कि मैं इसी बैटल में मैंने शहीद नहीं होना, मेरे पास और भी बड़ी ज़िंदगी के मसले हैं करने के लिए, राइट। क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे मिस्टेक्स जो हैं वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई चीज़ स्पिल हो गई, कोई चीज़ गिर गई, कोई झूठ बोला बच्चे ने, पकड़ा गया, तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो कि यार ये हुआ है, हम इसको ऐसे बेहतर कर सकते हैं, ये हुआ है तो अगली दफ़ा इसको ऐसे हैंडल करना है, ये हुआ है क्यों किया, कैसे किया, शर्म नहीं आती, मैंने इतने अरसे से तुम्हें बचपन से मैंने तुम्हें ये सिखाया था। मुझे पता है अंदर ना शीशे के सामने जाके बाथरूम में ना ये सारे डायलॉग बोल लो, फिर बाहर आके तो फिर वो वाली बातें करो जो एक्चुअली करने की हैं, अगर दिल का उबाल जो है वो बैठने नहीं दे रहा। और हमेशा अच्छा इन्होंने लिखा है यूज़ ह्यूमर एंड प्लेफुलनेस। अच्छा ह्यूमर एंड प्लेफुलनेस ना हर मिजाज के बच्चे के साथ नहीं काम आता। मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों में एक चीज़ जो कॉमन नहीं है वो ये है कि एक जो मेरा बच्चा है ना, अगर कोई उसको टेंशन हो जाए या कोई उसको तकलीफ़ हो जाए या कोई उसको परेशानी हो जाए ना, और मैं मजाक के स्टाइल में उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो उसे गुस्सा चढ़ जाता है, उसे गुस्सा चढ़ जाता है। और उसका हमेशा से ये होता है कि आप मुझे सीरियस नहीं ले रही हैं। बाकी जो 2 हैं उनको ये होता है कि अच्छा प्लेफुल है माँ, ठीक है, ओके फाइन, ह्यूमर में बात कर ली, हंसी मजाक में, और मसले का हल निकाल लिया। सो अगेन दिस डज नॉट वर्क एवरी सिंगल टाइम। प्लेफुलनेस एंड ह्यूमर वर्क्स ऑन चिल्ड्रन जो थोड़े से ज़्यादा काम होते हैं, जो ज़्यादा एंग्शियस प्रोन चिल्ड्रन होते हैं, उनके साथ प्लेफुलनेस एंड कामनेस जो है ना वो इतनी जल्दी दे एक्चुअली सी इट एज यू डिसमिसिंग दैम। दे सी इट के ओ ये तो मजाक कर रही है, ये तो मुस्कुरा रही है, ये तो हंस रही है, इसी मेरा मजाक उड़ा रही है, या ये जो है ना ये मुझे सीरियस नहीं ले रही है। और वो बच्चा ज़्यादा रोता है, जब वो छोटा होता है तो वो ज़्यादा रोता है, वो ज़्यादा गुस्सा करता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो ज़्यादा आपसे डिटैच होने की कोशिश करता है। तो ऐसे बच्चे के साथ उसके मिजाज को समझते हुए, और प्लीज़ बच्चों के मिजाज को समझने की कोशिश करें, ऐसे बच्चे के साथ फिर आप बजाय प्लेफुलनेस के या मजाक करने के आप उनसे पूछते हो ओके फाइन हाउ आर यू फीलिंग, हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन अबाउट इट। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे के पास हमेशा आंसर होता है, यूजुअली टीन्स कहते हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, ठीक है। और ये जो हम माइंड करती है ना कि हम खाना उनको अच्छा दे देती हैं या फ्रूट काट के देती हैं या चाय पिलाना शुरू कर देती हैं या उनको कहती हैं कि अच्छा क्या मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ टेलिंग आई एम राइट हियर, whenever you need to talk to me I am right here। बोलो भी, मुंह से भी बोलो, I am right here, I am open to conversation या discussion, या just let me know। तुम कभी भी you can walk in and you can talk to me। that is also another way to talk to such children जो ज़्यादा ही हसास मिजाज के होते हैं। जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ना पेरेंट्स के पनिशमेंट फ्री पेरेंटिंग के, वो ये हैं। नंबर 1 आप इंटरनली मोटिवेटेड होते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो वाई को और लैश आउट नहीं करते। नंबर 2 इमोशनली इंटेलिजेंट होते हो। नंबर 3 एम्पैथेटिक होते हो। कंसिडर द फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड एज वेल। वो डर गया होगा, वो घबरा गया होगा, या उसको नहीं पता होगा, या उसकी सेंस ऑफ जजमेंट अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, या उसने अगर ये किया तो जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए, या मुझे गुस्सा दिलाने के लिए नहीं किया। हैव दैट सेंस ऑफ एम्पैथी। नंबर 4 कम्युनिकेटिव। you're able to express your needs and you're able to listen to your child's needs, ठीक है। एंड और कॉन्फ्लिक्ट को वर्बली मुंह से कह के, बातों से, जुमलों के थ्रू, नरम लहजे में, या इवन अगर सख्त भी हो जाए लहजा तो आप बातों से आराम से रेगुलेटेड मोड में अपने मसले को हल कर सकते हो। इंडिपेंडेंट क्या है कि बच्चा फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने डिसीजंस खुद से बना सकेगा। पनिशमेंट फ्री पेरेंटिंग करते करते एंड रिजल्ट्स क्या होने शुरू हो जाएंगे कि वो इंडिपेंडेंटली अच्छे डिसीजंस, मुश्किल वक्त में, घबराहट के वक्त में अच्छे डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे। उनकी सेंसिबिलिटी फियर के बगैर होगी तो वो बेहतर डिसीजंस ले सकेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो है कि दे विल बी सिक्योरली अटैच्ड टू यू। अच्छा होगा तो भी आपसे शेयर करेंगे, बुरा होगा तो भी आपसे शेयर करेंगे, नॉट नेसेसरली इमीडिएटली शेयर करेंगे, बट दे विल नो वेयर टू कम, दे विल नो व्हाट देयर होम इज़, दे विल नो हु देयर सेफ स्पेस इज़, दे विल नो कि हाँ मेरा पेरेंट जो है वो मुझे बेहतर गाइड कर सकेगा। आई होप इंशाल्लाह ताला कि इस किताब पनिशमेंट फ्री पेरेंटिंग के जो
मेन कोर पॉइंट्स थे जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को अच्छे लगेंगे एंड आप इनको अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह ताला में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ग्रांट अस बरका एंड आफिया इन आवर होम्स एंड इन आवर पेरेंटिंग आमीन। और बच्चों को हमारे लिए और हमें बच्चों के लिए दिल की और आंखों की ठंडक बनाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।